जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की सकारात्मकता है सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए पत्थर से एक मजबूत नींव रखता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में आपके ऊपर बहुत सारे क्या कहना चाहिए कि इल्जाम लगेंगे। आप अच्छा करते रहेंगे तो बहुत सारे इल्जाम लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन इल्जामों का आप रिप्लाई दें। नहीं, आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रणी रहें, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े रहें, अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से पालन करें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए मेरे प्रिय साथियों, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है तो संतोष कश्यप जी को नियुक्त किया गया है। सी आंसर होगा। यामिनी ने सही आंसर दिया है। रोशनी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया। वेरी गुड रोशनी। उसके बाद है आपका उगेश्वर साहू ने कहा है संतोष कश्यप और हुर्रे का सिग्नेचर रखा है। वेलकम उगेश। और सूर्या ठाकुर ने कहा है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में संतोष कश्यप जी को नियुक्त किया गया। वेरी गुड प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज का जो दिवस है वो अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। मतलब आज 23 तारीख है और 23 तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। सांकेतिक रूप से जितने लोग भी बात करने में सक्षम नहीं है, उन सभी को बढ़ाते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दिन का प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डे के रूप में मनाया जाता है। 70 मिलियन से अधिक बाधिर लोग जो हैं वो अभी भी जो है क्या करते हैं तो लोगों के आव भाव से जानना, सीखना और पहचानना जानते हैं और बात भी इसी तरीके से करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक है, 23 सितंबर को। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो कौन थी भाई, मैं आपको बता दूं कि तरंग शक्ति चल रहा है राजस्थान में अभी हमारी भारतीय सेनाओं के द्वारा। ये बहुत अच्छा पहल है जिसमें पायलट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह जी जो हैं उन्होंने काफी अच्छे तरीके से तेजस विमान को उड़ाया और जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ये पहली महिला पायलट जो रही है भारत की, वो कौन रही है तो मोहना सिंह जी, है ना। मोहना सिंह जी को याद रखिएगा। अभी वर्तमान में तरंग शक्ति चल रहा है राजस्थान में, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति। तो वायुसेना तरंग शक्ति में ये रही मोहना सिंह। इन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाकर बेहतर तरीके से अपना शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने सशक्त होने का एहसास दिलाया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तेजस बहुयोगी लड़ाकू विमान है, भारत के द्वारा बनाया गया है। 4 जनवरी 2001 को यह पहला उड़ान भरा था। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा भारत विकसित एक मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मेरी आवाज थोड़ी कम निकल रही होगी। ठीक है, चलें आगे। चलो, अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? मेरे प्रिय साथियों, एक राष्ट्र एक चुनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से कई प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी रेलवे, व्यापम, सीजीपीएससी, यूपीएससी,
एसएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको जो है अच्छी तरह से अध्ययन करें। इसको बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। मतलब इस पूरे एक एक मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी। इन 8 सदस्यीय समिति में यह निर्णय लिया गया है कि जो वर्तमान में, अगर हम बात करें आसान भाषा में इसे समझें तो कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से विधानसभा लोकसभा चुनाव अलग अलग तिथियों में आयोजित कराया जाता है और अलग अलग तिथियों में आयोजित कराने से अलग अलग खर्च लगते हैं। अलग अलग खर्चों के साथ जो हमारे संभागीय अधिकारी हैं वो अलग अलग तरीके से इन सभी चीजों में संलग्न होते हैं, जिससे वास्तविक रूप से जो कार्य होना चाहिए वो कार्य जो है कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। आसान भाषा में कहूँ तो शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी अगर चुनाव में साल में 2 बार लगा दिया जाए तो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इरिगेशन विभाग के अधिकारियों को अगर लगा दिया जाए तो सिंचित क्षेत्र में सिंचाई नहीं मिलती, कृषक परेशान रहते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए और इससे लाभ प्राप्त करने के लिए ये समिति बनाया गया है, जिसे हम एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जानते हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय सम्माननीय रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष हैं। और हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 3 नेता अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी, ये 3 अलग अलग नेता हैं जो इसमें सहभागिता अपना समर्पित कर रहे हैं। और पूर्व अफसर NK सिंह, सुभाष कश्यप और संजय कोठारी जी। ठीक है, तो ये आपको सदस्यता पता होनी चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि 8 सदस्यों की समिति में कौन कौन शामिल है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति आपका रामनाथ कोविंद जी ने 2 सितंबर 2023 को अपनी अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था। सदस्यगण के नाम मैंने बता दी और ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है मार्च 2024 में, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अगर हम बात करें इसके लाभ की तो अगली पृष्ठ में आपको दिखाई देगा, जैसे कि भारत में हर साल चुनाव होने के कारण जो है संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। धन कम लगेगा, समय कम लगेगा, जनशक्ति और संसाधनों की कमी रहेगी। कमी रहेगी इन द सेंस कम लगेगा, मतलब बचत हो सकेगी। विकासात्मक कार्य और प्रशासनिक कार्यों में चुनाव के दौरान आने वाली बाधाओं को रोका जा सकता है। लाभ: चुनाव में खर्च कम होगा, बार बार कानून लागू करने से बचा जा सकता है। सभी चुनाव एक ही समय पर होने पर मतदाता भागीदारी बढ़ जाती है। समझ रहे हो? अगर सब चुनाव एक साथ होगा तो मतदाता एक्टिव रहेंगे, लेकिन बार बार चुनाव होने से मतदाता एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें एक साथ चुनाव 1951 से 1967 मतलब 67 तक हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, लेकिन 1968 में बंद कर दिया गया था क्योंकि इस समय बहुत सारी विधानसभाएं जो है वो भंग हो चुकी थी। इस वजह से अगर हम कहें तो ये पहले हुआ करता था और वर्तमान में होगा तो उससे काफी आसानी देखने को मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वालों का कंटेंट भी प्रॉपर रखाया हुआ है प्यारे बच्चों, PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसमें आराम से स्टडी कर सकते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का निधन हो गया है? आईटीबीपी के जो है ये पूर्व महानिदेशक रहे हैं, मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के पूर्व आपके क्या रहे हैं? महानिदेशक रहे हैं। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गौतम कौल जी। ये बहुत अच्छे वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। और अगर हम इंडो तिब्बत पुलिस सीमा बल की बात करें तो भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसका उद्देश्य भारत और तिब्बत या चीन के बीच में हिमालय सीमाओं पर रक्षा करना इसका कार्य है। 62 में ये स्थापित हुआ था। महानिदेशक है राहुल रसबोत्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेल मतलब कि 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम जो है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा?
बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाना। ऑस्ट्रेलिया ने जो है क्या कर दिया है, मना कर दिया है, जो कि अब स्कॉटलैंड में होगा राष्ट्रमंडल खेल। ऑस्ट्रेलिया के पास फंडिंग की कमी होने की वजह से स्कॉटलैंड को फॉरवर्ड कर दिया है इसने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य में होने वाला था, लेकिन अब जो है उनके पास फंडिंग है नहीं, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा ये। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 1930 से चलता हुआ आ रहा है। भारत में 2010 में हुआ था, लास्ट वाला हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, चले आगे। चलो, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है मेरे प्रिय साथियों? तो आपका याद रखिएगा, राहुल द्रविड़। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ मेरे साथियों, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को इस फाइनेंस बैंक मुख्य रूप से ऋण, बीमा और वित्तीय सेवाओं से संबंधित ये श्रीराम फाइनेंस कंपनी है, जिसमें राहुल द्रविड़ को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राहुल द्रविड़ जी के बारे में जानते होंगे कि इन्हें अभी लास्ट में 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। उस वर्ल्ड कप में ये मुख्य कोच के रूप में भारतीय टीम के मुख्य कोच थे। 1998 में अर्जुन पुरस्कार मिला है इन्हें, 2004 में पद्मश्री मिल चुका है, 2013 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस के फाउंडर कब फाउंड हुआ? तो 79 में, इंडिया इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो। टाइम्स ट्रैवल द्वारा एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को साइट घोषित की गई कौन सी यूनेस्को साइट है? देखो, फोटोजेनिक से क्या समझते हैं? फोटोजेनिक मतलब कि काफी आकर्षक। तो अंगकोर वाट, ठीक है, अंगकोर वाट नाम की जगह है। कहाँ है? आइए देखते हैं। तो ये है आपका कंबोडिया में। इसे जो है सबसे बेहतरीन फोटोजेनिक यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया है। प्रमुख टॉप 10 लिस्ट में अंगकोर वाट है, ताजमहल भारत है, हम्पी भारत है, चीन का ग्रैंड डिक्शन चीन में है ना। ये प्रमुख 10 साइट है। ठीक है, अगर अंगकोर की बात करें तो कंबोडिया में है। सूर्य वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। पहले यहाँ बहुत अच्छा विष्णु जी का मंदिर रहा है, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म वाले इसे जो है अपना उपयोग में लेकर आए। बौद्धिस्ट लोग का केंद्र था। अब वर्तमान में हिंदू धर्म का ही जो है यहाँ विष्णु देव की मूर्ति है। ठीक है, चलो, विष्णु जी की मूर्ति है। दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। किसने किया है? जेपी नड्डा ने जी ने जो है खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर 2024 का संस्करण का उद्घाटन किया। इसका हम बात करें तो मुख्य रूप से जितने भी खाद्य नियामक निकाय हैं उन सभी को मुख्य रूप से एक धारा में लाना और सभी को उन्नति की ओर लेकर जाना। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की बात करें, नई दिल्ली मुख्यालय है, 2008 में स्थापना हुई है। दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें कमलावर्धन राव जी हैं। ठीक है, चलो अब चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 21 सितंबर का अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने डीबीटी को बायो राइड योजना को मंजूरी दी है। यह किस विभाग के संबंधित है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संबंधित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत जी को, जबलपुर में है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ने रणनीतिक निवेश को मंजूरी दे दी है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए 1254 करोड़ रुपए पेशकश की है। कैबिनेट ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना को विस्तार मंजूरी दी है? पीएम आशा योजना को। आप लोगों के लिए प्रश्न है, केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसरो के किस अंतरग्रही मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।